प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है मित्रों, याद रखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। ठीक, मतलब 2 साल। ठीक, याद रखिए 67 से 69 यानी 1767 से 69। ठीक, किनके बीच लड़ा गया था मित्रों? तो ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। हैदर अली क्या हुआ था भाई? विजयी हो गया था, विजेता हुआ था। और अंग्रेज का उस समय तत्कालिक गवर्नर कौन था? तो वेरेल्स्ट थे। मतलब आप ये समझिएगा कि हैदर अली और वेरेल्स्ट के बीच में हो रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और वेरेल्स्ट के बीच हो रहा था। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हैदर और वेरे, ठीक, मतलब वार समझिए, हैदर वार ना, वार से वेरेल्स आप समझिए। तो हैदर वार कब हुआ भाई? पहले हुआ। ठीक, इसकी अवधि कब थी? ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 ठीक, युद्ध समाप्ति कब होती है? मद्रास की संधि हो जाती है 4 अप्रैल 1769 में। कब होती है मद्रास की संधि? लास्ट ईयर में होती है, तभी युद्ध की समाप्ति होती है। मतलब आप ये समझिए जब किसी भी युद्ध की समाप्ति होती है तो कोई ना कोई संधि होती है, संधि के बाद ही युद्ध की समाप्ति होती है। ठीक, तो हैदर अली विजयी हो गया था मित्रों और वेरेल्स्ट की सेना हार गई थी। ये तत्कालिक गवर्नर थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। इसकी टाइमिंग है 1767 से 69 ईस्वी में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है भाई? वेरेल्स्ट गवर्नर था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। इसकी टाइमिंग ये हो जाएगी 67 से 69। और युद्ध की समाप्ति कब होती है? ये महत्वपूर्ण होता है। युद्ध की समाप्ति मद्रास संधि के साथ होती है जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखिए मित्रों, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की टाइमिंग क्या होती है? 1780 से 84। इसका कारण क्या होता है? क्यों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है? तो इसका सबसे प्रमुख ये कारण होता है कि जो मद्रास की संधि हुई रहती है 1769 में, मद्रास की संधि जो हुई होती है उसमें सीधे सीधे ये लिखा होता है कि अगर मराठा कभी आकर के मैसूर पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक, तो उनको बचाने के लिए अंग्रेजी सेना को आना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ये सीधा सीधा उस संधि में लिखा हुआ था। तो होता क्या है कि 1771 में मराठा लोग मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेजी सेना इनको बचाने नहीं आती, मतलब हैदर की तरफ से लड़ने नहीं आती है, मैसूर की रक्षा करने नहीं आती है। तो एक कारण ये निकल के आता है कि जब मराठे लोग आक्रमण कर देते हैं और हैदर अली के तरफ से लड़ने कोई अंग्रेजी सेना नहीं आती है, तब वो समझ जाता है कि भाई इसका उल्लंघन हो रहा है, उसको गुस्सा आता है। ठीक, दूसरा कारण क्या होता है मित्रों कि एक माही क्षेत्र होता है, ठीक, माही बंदरगाह भी कहिए या माही क्षेत्र कहिए, जो कि एक फ्रांसीसी बस्ती होती है, यह हैदर अली के अधीन होती है, उनके अंतर्गत आती है। और ये माही क्षेत्र कहाँ है भाई? मालाबार तट पर है। इसमें अंग्रेज सब क्या करते हैं? 19 मार्च, ठीक, 1779 को कब्जा कर लेते हैं इसका। ठीक है, समझिए संधि क्या थी? 1769 थी मद्रास की संधि। और अंग्रेज माही पर आक्रमण कब करते हैं, मतलब उसको अपने अधीन कब कर लेते हैं, उसको कब्जे में कब कर लेते हैं? 1779 को। तो ये दो चीज़ निकल के करके आई। एक माही वाला आया जिससे अंग्रेज, मतलब ये हैदर सीधे अंग्रेजों से खफा हो जा रहे हैं उनके क्षेत्र को। ये माही क्षेत्र था क्या एक्चुअल में? यहाँ पर हैदर अली के बम वगैरह, बारूद वगैरह, ये सारी चीज़ें बनती थी। तो डायरेक्ट आप यहीं कब्जा कर ले रहे हो भाई, अंग्रेज सब आकर के डायरेक्ट माही पर ही कर ले रहे हैं। तो इससे गुस्सा हो जाते हैं हैदर अली। ठीक है, तो एक चीज़ ये निकल करके आया। एक वही 1771 मराठों का जो आक्रमण था वो निकल करके आया, वो मद्रास की संधि के एकदम अपोजिट हो जाता है। उसमें सीधा यही लिखा होता है कि आप हमारी सहायता करेंगे अगर मराठे आक्रमण करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, कारण मैंने बता दिया। अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो समय अवधि की मैंने बात करी तो 1780 से 84। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। हैदर अली जुलाई 1780, ठीक है, वही सब खफा हो करके ना, जो दो कारण होते हैं उनसे खफा होकर के ये क्या करता है, देखिए इसमें होता क्या है, डच साथ रहते हैं हैदर अली के, ठीक, निजाम साथ रहते हैं और मराठा साथ रहते हैं। ये हैदर अली के साथ रहते हैं, हैदर अली के साथ रहते हैं, तो ये डरता नहीं है। ठीक है, होता क्या है, वैसे भी ये साहसी बहुत होता है। तो 1780 ईस्वी में ये कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है, कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। तो यहाँ से क्या होता है,
जो एक मतलब अंग्रेजी सेना होती है उसका नेतृत्व कौन करता है? कर्नल बेली करता है। ठीक है, कर्नल बेली उसका नेतृत्व करता है। तो ये जब आक्रमण करके उसने हरा करके अरकाट पर आधिपत्य कर लेता है, कौन भाई? हैदर अली अरकाट को जीत जाता है। ठीक, यानी कर्नाटक पर आक्रमण किया और फिर अरकाट पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है भाई? अरकाट पर जब अधिकार कर लेता है तो आप ये समझिए, इसको अभी छोड़ते हैं, आइए यहाँ पर बात करते हैं। फिर क्या होता है? 1781 में जब अरकाट पर आक्रमण मतलब अधिकार कर लेता है, तो ये जो 1781 का समय आता है, ठीक, वो सारी चीज़ें 1780 में चल रही हैं। अब हम 81 की बात करते हैं। जो 1781 आता है तो फिर युद्ध होता है हैदर अली और आयरकूट के बीच। ये आयरकूट कौन है भाई? जनरल आयरकूट है, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा हुआ है, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता रहता है। इसको वॉरेन हेस्टिंग ने बोला हुआ है हैदर अली के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो 3 युद्ध होते हैं मित्रों, कौन से? पोर्ट नोवा का युद्ध होता है, पोल्लीलुर का युद्ध होता है और सोलिंगुर का युद्ध होता है, जिसमें आयरकूट ने हैदर अली को हरा देता है। ये जो पोर्ट नोवा का युद्ध होता है मित्रों, इसी में क्या होता है? हैदर अली को गंभीर चोट लगती है और इसी के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यही युद्ध होता है पोर्ट नोवा का। ठीक, तो देखिए होता क्या इसमें, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, आयरकूट वैसे भी हरा देता है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि लोग जान नहीं पाते हैं कि हैदर अली को चोट लगी है, वह मरने वाला है। ठीक, और इसी बीच में आकर के टीपू सुल्तान गद्दी संभाल लेता है और वो लड़ने लगता है। तो समझिए, जब हैदर अली की मृत्यु होती है पोर्ट नोवा युद्ध के बाद ना, कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782। देखिए युद्ध क्या है भाई, 81 में है, मृत्यु 82 में हो रही है। तो ये मत समझिए एकदम युद्ध में ही, मतलब इसमें चोट लगती है, उसको गंभीर चोट लग जाती है। फिर क्या होता है? जनरल आयरकूट जो होता है वो भी मर जाता है। जब जनरल आयरकूट मर जाता है तो मैथ्यू जाते हैं ना भाई, कोई अंग्रेजी सेना का तो नेतृत्व करेगा, इनको तो वॉरेन हेस्टिंग भेजा रहता है। फिर मैथ्यू जाता है। मैथ्यू जाता है कब भाई? मैथ्यू जाता है 1700 समझिए 83 में। तो जब ये मर जाते हैं 1782 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782। तो मैथ्यूज को क्या करता है? 1783 में बंदी बना लेता है, कौन? टीपू सुल्तान 1783 में बंदी बना लेता है। अब देखिए ये तीनों युद्ध हो चुके हैं। पोर्ट नोवा का, यहाँ पर हैदर अली घायल हो जाता है, पोल्लीलुर का, ठीक, और सोलिंगुर का। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आयरकूट की मृत्यु के बाद यहाँ हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ आयरकूट की जब मृत्यु होती है आयरकूट की, तब भाई मैथ्यू जाता है, मैथ्यू से भी युद्ध होता है। तो इस समय टीपू सुल्तान रहता है। तो टीपू सुल्तान मैथ्यूज को हराता है और 1783 ईस्वी में बंदी बना लेता है। युद्ध ही भैया 84 तक चला है। ठीक है, 1780 से 84 तक युद्ध ही चला है। 83 तक खींच तान करके ले जाता है टीपू सुल्तान। फिर कहता है भाई अब बहुत परेशानी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो संधि कर लेता है। अब संधि किसके किसके बीच होती है भैया? वॉरेन हेस्टिंग के बीच होती है। ठीक, होता क्या है वॉरेन हेस्टिंग के बीच, अब एक्चुअल अगर संधि बोला जाए तो एक्चुअल जो संधि होती है भाई वो किसके बीच होती है? मैकार्टनी के बीच होती है। ठीक, मैकार्टनी के बीच होती है, क्योंकि जब ये संधि होती है, ठीक, कौन सी संधि होती है? मैंगलोर की संधि होती है ना। आगे हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जब ये संधि होती है मैंगलोर की वॉरेन हेस्टिंग के बीच, तो सीधे वॉरेन हेस्टिंग बोलता है कि ये जो कौन है भाई, ये मैकार्टनी जो है, ये संधि होने के बाद भी मैसूर को संभाल नहीं पाएगा, वो उसके हाथ से निकल ही जाएगा, बोल देता है पहले ही। तो समझिए कि मैंगलोर की संधि वॉरेन हेस्टिंग और टीपू के बीच हुई थी। हैदर की तो मृत्यु हो जाती है, ये 1784 में मैंगलोर की संधि हो रही किसके बीच? टीपू और वॉरेन हेस्टिंग के। लेकिन अगर वास्तविक संधि बोला जाए तो मैकार्टनी के बीच होती है। ठीक है मित्रों, आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। अब देखिए ये क्या होता है, जो मैंगलोर की संधि होगी और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है। किसके? मैंगलोर की संधि से ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये मैंगलोर की संधि में होता क्या है कि जितने जीते गए क्षेत्र होते हैं वो उसको लौटा देगा और हमारी मित्रता बनी रहेगी। तो आई होप इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक है मित्रों, और ये युद्ध जो होता है ये ड्रा हो जाता है, बताया ना आपको, युद्ध जो होता है ड्रा हो जाता है, क्योंकि
ये क्या कहते हैं 83 तक टीपू तो लेकर के जाता ही है, वही मैथ्यूज को बंदी बनाने के बाद फिर उसके बाद कहता है अब भाई नहीं हो पाएगा, चलो संधि कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है मित्रों, इसकी समय अवधि क्या थी भाई 1790 से 92। ठीक, 1790 से 92। अगर द्वितीय की बात करते हैं तो 1780 से 84 थी। मतलब आप ये याद रखिएगा, प्रथम क्या था, ठीक 67 से 69 था। द्वितीय क्या था 80 से 84 था। ठीक है मित्रों, तृतीय क्या था 90 से 92 था। ठीक, और चतुर्थ 1799 में होता है। तो ये बात याद रखिएगा आप। ठीक, आगे बात करते हैं ये किनके किनके मध्य हुआ। तो ये कार्नवालिस मतलब लॉर्ड कार्नवालिस, मराठा निजाम और टीपू के मध्य हुआ। मतलब ये सारे लोग मिल करके टीपू के साथ युद्ध किए। कौन कौन भाई, कार्नवालिस, मराठा निजाम और टीपू। यहाँ होता क्या है, टीपू की हार हो जाती है, उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेती है। ठीक, इसी से युद्ध समाप्त हो जाता है। होता क्या एक्चुअली, ये लॉर्ड कार्नवालिस को खटकता रहता है कि हमें मैसूर को लेना है, मैसूर को लेना है। तो ये निजाम को पत्र लिखता है, पत्र लिखने पे ये बताता है कि हमको मैसूर को लेना है। तो ये तीनों मिलकर के योजना बनाते हैं और टीपू पर आक्रमण कर देते हैं। अब भाई कार्नवालिस को मैसूर चाहिए, तो ये तीनों मिलकर के आक्रमण करते हैं और टीपू हार जाता है। हार क्या जाता है एक्चुअली, उसने संधि कर लेती है श्रीरंगपट्टनम में। वो देखता है कि अंग्रेज बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हमारा राज्य क्षतिग्रस्त हो रहा है, मतलब ढेर सारे सैनिक मर रहे हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो श्रीरंगपट्टनम की संधि कर लेता है और इसी से युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है भाई, 1792 ईस्वी में होती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हुई थी, 1792 में। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है और टीपू का आधा राज्य जो होता है, ठीक आधा राज्य जो होता है अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो जाता है। उनके साथियों मतलब मराठा निजाम अंग्रेज, ये सब आप समझिएगा। तो टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त हो जाता है। टीपू से 3 करोड़ रुपया क्षति के रूप में वसूला जाता है। भाई जो संधि करता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कोई युद्ध की समाप्ति होती तो किसी न किसी संधि से वहाँ के राजा ये सोच लेते हैं भाई अब ज़्यादा परेशानी हो रही है, अब हमारे राज्य का बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत सैनिक मर रहे हैं, तो वो युद्ध को समाप्त करके वहाँ पर संधि कर लेते हैं, संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 3 करोड़ रुपए लिया गया युद्ध क्षति के रूप में। मतलब जो मराठा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, सॉरी मराठा नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके क्षति के रूप में भाई इतने सैनिक हमारे मरे, तो मेरे को इतना पैसा दे दे, ये टीपू से लिया गया। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में। तो ये संधि भाई होती है 1792 में। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य ये संधि होती है और परिणाम, इसका परिणाम क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 समाप्त हो जाता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ इसमें, तो सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी भाई। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपकी हुई थी 1792 में। ये इम्पॉर्टेंट है, किनके मध्य हुई, कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है मित्रों, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 से 92 के बीच। इतना इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन नहीं आते इससे। तो आइए मित्रों बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किनके किनके बीच हुआ। तो ये जानिए, ये युद्ध स्टार्ट होता है फरवरी 1799 को। ठीक है मित्रों, कब स्टार्ट होता है, फरवरी 1799 को ये युद्ध स्टार्ट होता है। और इसके स्टार्ट होने के कारण क्या क्या होते हैं, देखिए अंग्रेज आरोप लगा देते हैं टीपू पर, टीपू सुल्तान पर अंग्रेज आरोप लगा देते हैं कि भाई ये क्या है, फ्रांसीसियों से संपर्क कर रहा है। ठीक, मतलब हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है।
मराठा और निजाम से संपर्क कर रहा है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, ये आरोप लगा देते हैं। तो भाई करता भी ऐसा है, और ये आरोप लगाने का मुख्य उद्देश्य उनका ये होता है कि भाई अब की हमें टीपू को मार ही देना, ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो जाएगा। ये था भी, ये शेर बंदा था भाई, ये शेर बंदा था। इसके पिता भी शेर थे, हैदर अली, इनका उपनाम हैदर अली को सिंह भी कहते थे। ठीक, तो ये शेर था ही मित्रों। तो होता क्या है, अगर मैं टीपू की मृत्यु की बात करता हूँ ना, तो इनकी मृत्यु भाई कब हुई थी? इनकी मृत्यु 4 मई, ठीक, 1799 को हो जाती है। अब जब 4 मई 1799 को हो जाती है, तो सहायक संधि जो कि आप जानते हैं कौन था भाई? वेलेज़ली। ठीक, वेलेज़ली। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि टीपू की मृत्यु हो जाती है कब? 4 मई 1799 को, और ये युद्ध स्टार्ट होता है फरवरी 1799 को। ठीक है मित्रों, ये जब युद्ध स्टार्ट होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब स्टार्ट होता है, तो उस समय मुगल बादशाह कौन रहता है भारत का? शाह आलम द्वितीय रहता है। ठीक है मित्रों, शाह आलम द्वितीय क्या होता है? इसी के समय भाई इलाहाबाद की संधि भी होती है। ठीक, शाह आलम द्वितीय के समय, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। अगर शाह आलम के काल की मैं बात करता हूँ, तो उसका काल था भाई 1759 से 1806। ठीक, ये शाह आलम द्वितीय भारत का मुगल बादशाह हो जाता है, रहता है। और अगर मैं बंगाल के गवर्नर की बात करता हूँ, तो वो वेलेज़ली हो जाते हैं। वेलेज़ली की टाइमिंग क्या होती है भाई? 1798 से 1805। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया? शाह आलम का मैंने बताया 1759 से 1806 बताया। वेलेज़ली बंगाल का गवर्नर, जिसको भाई बंगाल का टाइगर भी बोलते थे, उसकी टाइमिंग क्या होती है? 1798 से 1805। याद रखिएगा, ये 1806, ये 1805, ये 1759 और ये 1798। तो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। अब ये वेलेज़ली होता कौन है भाई? वेलेज़ली होता कौन है? ये वेलेज़ली वही होता है जो सहायक संधि लागू करता है सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से। यही वेलेज़ली सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि कौन लागू किया था भाई? वेलेज़ली ने करी थी। ठीक, और क्या होता है मित्रों, ये सहायक संधि लागू, देखो डुपले के मन में ये विचार आता है, डुपले के मन में विचार आता है सहायक संधि का, लेकिन इसको लागू करने वाला कौन होता है? वेलेज़ली होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ ये जो चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ? तो आप जानते हो, टीपू की मैं बात कर रहा हूँ और वेलेज़ली की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, स्टुअर्ट भी साथ में थे, स्टुअर्ट भी साथ में थे। तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, तो इनको भी आप टिक कर सकते हो। मैंने इतनी बात बताई। कारण मैंने क्या बताया मित्रों? कारण ये था कि अंग्रेजों ने आरोप लगाया था ये क्या कर रहा है, फ्रांस से सहयोग ले रहा है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और निजाम और मराठा के साथ भी मिलकर के हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। भाई इसकी कहानी हम खत्म ही कर देते हैं, टीपू को एकदम खत्म ही कर देते हैं। तो ये सब जानते हैं, पता कैसे चलता है? ये 1700, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। एक संधि हुई थी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया था कि भाई टीपू तू क्या कर, तू किसी भी विदेशी शक्ति से कोई संबंध स्थापित ना कर, मतलब बोलचाल या फिर कुछ भी मत, ऐसा कुछ मत कर। ये कहीं भी कोई उल्लेख नहीं था। तो ये कुछ भी करे उससे क्या मतलब, हरा चुके हैं तो उससे क्या मतलब, अंग्रेजों को इससे मतलब होना नहीं चाहिए था। अगर लिखा होता उसमें और उसके विरुद्ध ये काम करता तब तो भाई मतलब होता। बट टीपू ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, टीपू कर रहा था वो बात अलग है। भाई क्यों नहीं करेगा? उसको हराए हो, उसके राज्य का आधा हिस्सा ले लिए हो, उसके पिता की मृत्यु भी हो गई है हैदर अली की इसी आंग्ल मैसूर के युद्ध के चलते पोर्टनोवा में। ठीक, पोर्टनोवा युद्ध में जो आयरकूट से होता है हैदर अली का। ठीक है मित्रों, तो क्यों ना करेगा वो? तो वो मतलब वो हेल्प लेने की कोशिश करता है विदेशी शक्तियों से, बाहरी शक्तियों से, फ्रांसीसियों से संपर्क करता है, मराठा और निजाम से संपर्क करता है, एक षड्यंत्र रचता है कि भाई हम अब अंग्रेजों को मारेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें फ्रांस और नेपोलियन भी आते हैं, जिसके साथ वो षड्यंत्र रचता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में बैठा रहता है कि हमें अंग्रेजों को हराना है। तो ये सब सारी चीज़ें जान जाते हैं अंग्रेज, इसीलिए कहते हैं कि अब हम टीपू को ख़त्म करेंगे, मारेंगे। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी आपको। देखिए फिर क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब होता है जो कि फ्रांसीसियों द्वारा समझिए स्थापित होता है, उसकी ये सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। कौन? टीपू। ठीक है, टीपू सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। और जैकोबिन क्लब का मतलब क्या होता है भाई? फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक होता है। ये जो जैकोबिन क्लब होता है
वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक होता है। ठीक है मित्रों, और फिर क्या होता है, ये फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाते हैं, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाते हैं। तो अब ये फ्रांस के साथ मिल रहे हैं भाई, तो अंग्रेज को खटकेगा ही। ये अंग्रेज को बहुत ज़्यादा खटकने लगा कि ये भाई फ्रांस से टच में जा रहा है, निजाम से टच में जा रहा है, मराठा से टच में जा रहा है, नेपोलियन से टच में जा रहा है, ये हमारे साथ कुछ षड्यंत्र करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इनको मारने का विचार बनाते हैं और उसी के संबंध में युद्ध स्टार्ट होता है। और युद्ध स्टार्ट होता है तो 4 मई मित्रों, 4 मई ठीक 1799 को क्या होता है, टीपू की मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु भाई होती है श्रीरंगपट्टनम। ठीक, श्रीरंगपट्टनम के पास एक किला होता है, उसी किले के नज़दीक इनकी मृत्यु हो जाती है, ये वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है मित्रों, टीपू ने बोला था, ये बोला था, इनका एक समझिए तकिया कलाम था या इनका एक कुछ भी आप कह लीजिए, इसने बोला था 100 दिन गीदड़ ना, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से बढ़िया एक दिन शेर की तरह ही जियो। तो अंग्रेज इससे भी डरते थे कि भाई ये मरेगा या तो मारेगा, इसलिए इससे भी डरते थे। हैदर ने क्या बोला था, हैदर ने भाई बोला था कि मैं समुद्री मार्ग को तो नहीं देख सकता, स्थल मार्ग को देख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अंग्रेजों से रक्षा कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, जब ये हो जाते हैं, टीपू की मृत्यु हो जाती है और आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टीपू हार जाते हैं भाई, तो वोडेयार वंश में, ठीक, वोडेयार वंश में फिर इसने एक बालक रहते हैं कृष्ण राज। ठीक है, कृष्ण राज रहते हैं, उनको बिठा देता है वेलेजली, फिर से मतलब वोडेयार वंश के हवाले कर देता है। और वोडेयार वंश के हवाले करते ही सहायक संधि स्थापित कर देता है, मतलब उसे सहायक संधि के अंतर्गत ले लेता है। ठीक, सहायक संधि के अंतर्गत इसने कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लेता है, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है वेलेजली। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा यहाँ तक। अब जब ये युद्ध जीत जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वेलेजली का एक कथन था, बहुत ही फेमस था। वो क्या बोलता है, पूरे भारत का साम्राज्य मेरे कदमों पर है। कहाँ है भाई, कदमों पर है। वेलेजली ये बोलता है पूरे भारत का साम्राज्य मेरे कदमों पर है। फिर क्या होता है, जब ये जीत जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने उनको किसकी उपाधि दे देते हैं भाई, मार्क्विस की उपाधि दे देते हैं, मार्क्विस की उपाधि दे देते हैं। ठीक, कौन दे देता है, आयरकूट के लॉर्ड समाज ने। ठीक है मित्रों, अब देखिए यहाँ तक इनकी कहानी खत्म हो गई। अब मैं टीपू के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की मैं बात कर लेता हूँ। तो टीपू का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, टीपू भैया सर्वप्रथम रेशम कीट उत्पादन, ठीक है, रेशम कीट मतलब रेशम के कपड़े आप समझिए, ठीक, रेशम कीट उत्पादन समझिए या रेशम का कार्य आप समझिए। और उसमें एक चीज़ और इनका महत्वपूर्ण है, ये भाई कागज़ बनाने की जो आधुनिक कला थी उसको भी ये लाते हैं। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होती हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये लिखा गया है टीपू, ठीक, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अपनी राजधानी बनाया, यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना करी, वही सदस्यता ले लेते हैं जैकोबिन क्लब की। ठीक, फिर क्या है, मैसूर की विजय की खुशी में, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसकी विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेजली को क्या प्राप्त किया जाता है, एक उपाधि प्राप्त की जाती है, किसकी, मार्क्विस की। ठीक है, मार्क्विस की उपाधि प्राप्त की जाती है। आगे बात करते हैं, ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक, देखिए यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर आड्यार या वोडेयार वंश आप समझिए बालक कृष्णराज को बिठा देते हैं तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लेते हैं। तो आई होप मित्रों इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। ठीक है, तो आइए मित्रों कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ठीक, ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनके ट्रिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो मित्रों, ये क्या है, मेरे, ठीक, मेरे को समझिए वेरे, तो वेरेल्स्ट हो जाएंगे। ठीक, वेरे से वेरेल्स्ट। वार मतलब मेरे वार में कारजनी। भाई जब वार होता है, युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है, धन की ना या सामान की। ठीक, तो यही कह रहा है मेरे वार में कार जली। ठीक, मेरे वार में कार जली मतलब मेरे का हो जाएगा वेरे, वार मतलब वारिंग हेस्टिंग हो जाएगा, कार मतलब कार्नवालिस हो जाएगा, जली मतलब वेलेजली हो जाएगा। तो ये चारों हैं। पहले में वेरेल्स्ट क्या था, गवर्नर, दूसरे में वारिंग हेस्टिंग था, तीसरे में कार्नवालिस था और चौथे युद्ध में क्या था भाई, वेलेजली था। ठीक, अब देखिए
संधि क्या क्या हुई भाई, संधि क्या क्या हुई, एमएमएस। और जब कार जली है तो लोग उसका एमएमएस भी बना लगे, कार जो जली है उसका लोग एमएमएस भी बना लगे। तो एमएमएस, एम का मतलब मद्रास हो जाएगा पहले में। दूसरे में क्या है भाई, एम का मतलब मंगलौर हो जाएगा, मंगलौर की संधि हो गई। तीसरा क्या है भाई, तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। और चौथे में तो सहायक संधि हुई थी, आपको बताया मैंने, ठीक। तो जली, जब कोई चीज़ जल जाता है तो लोग उसकी सहायता करते हैं, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए कुछ हम बात करते हैं। देखिए, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। अगर मैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करता हूँ तो वो 1767 से 69 के बीच था। दूसरा क्या था भाई, 80 से 84 के बीच था, ठीक। तीसरा क्या था, 90 से 92 के बीच था। और चौथा क्या था भाई, ये तो 1799 था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब संधि कब कब होती है, ठीक है। 92 में क्या हो जाता है भाई, श्रीरंगपट्टनम। 84 में मंगलौर हो जाता है, ठीक। और 69 में, 69 में क्या हो जाती है, मद्रास की संधि हो जाती है। यहाँ तो सहायक संधि वही ला देता है, ठीक। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी।